हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज स्वागत है आप लोगों का सेट नंबर 3 में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस का। और देखिए बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इस सेट में। इंटरनेट कनेक्शन की होने की वजह से, नहीं होने की वजह से आज इंटरनेट डाउन है, पता नहीं क्यों। तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसीलिए मैं आज आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ बायोलॉजी, क्योंकि मुझे पढ़ाना था आज प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स, और उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको कीटभक्षी पादप के बारे में बताता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इस सेट में, सेट नंबर 3 में क्या कह रहा है। कह रहा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 17 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा। तो बच्चे सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ये परमाणु संख्या 17 क्या है। तो पहले ये देख लीजिए, ये क्लोरीन है। 17 मतलब क्या हुआ, क्लोरीन। और बच्चे मैंने आपको बार बार आपको बताया था कि याद होगा, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि देखिए सबसे पहले इसका क्या कर लीजिए कि निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2, 8, 7, तो जितना कक्षा वही आवर्त होगा। तो कक्षा, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और ये तीसरा कक्षा। तो आवर्त हो गया तीसरा, यानी किस आवर्त का तत्व होगा, तो तीसरे आवर्त का यह तत्व होगा। एक चीज हो गया। अब देखना पड़ेगा ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है वर्ग निकालने के लिए। तो देख लीजिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। यहां देखिए बच्चे 3p5, ये p ब्लॉक एलिमेंट है। याद कीजिए बच्चे, मैं बार बार आपको बताता हूं कि यदि p ब्लॉक एलिमेंट हो, कौन सा एलिमेंट हो, p ब्लॉक एलिमेंट हो, तो क्या करते हैं, तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब प्लस आपको उसमें जोड़ देते हैं 10। तब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 3s2 3p5 यानी 5 2 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 7 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो वैलेंसी कितनी होगी, तो बोलते वर्ग कितना होगा, तो वर्ग होगा 17। और ये वर्ग है बच्चे, ये वर्ग है। वर्ग मतलब क्या हुआ, आपको ग्रुप है, तो ग्रुप हो गया 17 और आवर्त हो गया तीसरा। तो देख लीजिए 17 आवर्त गलत बात है, समूह 3 गलत बात है, आवर्त 3 समूह 17, यही पर आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बच्चे आपको ध्यान में रखना है कि यदि ये s ब्लॉक एलिमेंट होता, s ब्लॉक एलिमेंट, तब क्या करते, तो s ब्लॉक एलिमेंट अगर होता तो आवर्त तो ऐसे ही निकलेगा जैसे उसका मैंने निकाला। लेकिन s ब्लॉक एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वर्ग हो जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर वर्ग हो जाएगा बच्चे। जितना आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका वर्ग होगा। अगर मान लीजिए डी ब्लॉक एलिमेंट होता, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता, तब क्या होता, अगर ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता तो लास्ट 2, ठीक है, लास्ट 2 ठीक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन, यहां देखिए डी ब्लॉक होता तो लास्ट 2 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन, लास्ट 2 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का योगफल, ये क्या हो जाता आपको, ये हो जाता आपका, ठीक है, वर्ग हो जाता। तो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। तो देखिए बार बार इस तरह के प्रश्न आएंगे, एस पी डी ब्लॉक के एलिमेंट के आधार पर हम वर्ग निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। बच्चे आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। और यह नियम मोसले का नियम है। किसका नियम है, मोसले का नियम है। मोसले ने, ठीक है, तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। ये तो बातें हो गई आपकी। अब देखिए बच्चे लोग, अब देखते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा। यहां देखिए आपको पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, क्या होता है, तो
18 वर्ग और 7 आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और कितने आवर्त? तो 7 आवर्त होते हैं बच्चे, एकदम याद रखना है। 18 वर्ग होगा और 7 आवर्त होगा। देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 डिफरेंट पीरियड्स। तो पहला आवर्त देखिए, पहला आवर्त में कितने तत्व? तो 2 तत्व। दूसरे आवर्त में कितने तत्व? तो बच्चे 8 तत्व। तीसरे आवर्त में कितने तत्व? तो इसमें भी 8 तत्व होता है। चौथा आवर्त में कितना तत्व? तो 18 तत्व होता है। पांचवें आवर्त में 18 तत्व होता है। छठे आवर्त में बच्चे 32 तत्व होता है। सातवें आवर्त, सातवां अभी अधूरा है। ठीक है, आपको क्या है? ये अधूरा है। अधूरा मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट है बच्चे। तो ये बच्चे ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को, बड़ा मजा आएगा इसको देखने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, 40 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो आसान प्रश्न है। मान लेते हैं किसी वस्तु के स्थिति के कारण, ठीक है, वह यदि किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर रखते हैं तो उसमें, ठीक है, पृथ्वी के ऊंचाई के कारण, उसके रूप के कारण, आकार के कारण कुछ ऊर्जा संचित होता है और इसी ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और बच्चे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए h ऊंचाई तक वस्तु को ले गए हैं तो ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर m इंटू जी इंटू एच। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। चलिए तो mgh होगा। अब देखिए m का मान कितना है बच्चे? 40 केजी। g का मान कितना है? तो 10 है। h का मान कितना है? तो 5 है। तो ये क्या हो गया? 2000 जूल। याद रखिएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 200 गुना 10 यानी 2000 जूल होगा। याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। क्या है स्थितिज ऊर्जा? तो वस्तु के स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा। वस्तु की स्थिति के कारण संचित ऊर्जा, वस्तु की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा। एकदम ध्यान में रखिएगा, उसमें संचित ऊर्जा। याद रखिएगा बच्चे, उसमें संचित ऊर्जा, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? आपको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एकदम याद रखिएगा। घड़ी के चाबी में कौन सा ऊर्जा होगा? तो घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी होता है। आपको तने हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा, ऊंचाई पर बैठी चिड़िया में स्थितिज ऊर्जा। तो ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, बार बार इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे लोग। यहां देखिए, एक मशीन ने एक सप्ताह में 250 इकाई ऊर्जा की खपत की, तो जूल में यह ऊर्जा कितना होगा? तो जूल में ऊर्जा निकालना है बच्चे, तो जूल में ऊर्जा, याद रखिएगा जूल में ऊर्जा। तो जब भी जूल में ऊर्जा निकालना होगा तो ये हो जाएगा क्या? तो किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर। ठीक है, और इसे ही एक यूनिट या एक इकाई कहा जाता है। एक यूनिट या एक इकाई कहा जाता है। यहां देखिए 250 इकाई है, 250 यूनिट है, तो 250 यूनिट यानी 250 गुना 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया बच्चे। तो यहां देखिए पॉइंट उड़ाइए, यहां 10 ले लीजिए, तो बच्चे ये काट दीजिए। अब देखिए 36 गुना 25 कीजिए, तो आपको पता है 25 छक्के 150 का 0, हाथ में बचा कितना? 15, 25 या 75, 15, 90। ठीक है, ये 90, 900 हो गया बच्चे। क्या हो गया? 900 गुना 10 टू द पावर 6 जूल हो गया। कहां पर यह आंसर है? तो 900 गुना 10 टू द पावर 6 जूल। याद रखिएगा कि यूनिट विद्युत खपत जैसे ही निकालने के लिए बोले, यूनिट विद्युत खपत कैसे निकलता है? यूनिट विद्युत खपत, तो यूनिट विद्युत खपत आपको आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? तो पावर गुना एन गुना टी। टी किस में? तो आवर में बच्चे, घंटे में बच्चे, और बटा क्या कर दीजिए? 1000 कर देते हैं। तो इसको जब भागा देंगे तो ये निकल जाएगा किलो वॉट आवर में। ठीक है, किलो वॉट आवर में किसमें निकलेगा? तो किलो वॉट आवर में निकलता है। तो ये बच्चे एकदम याद रखना है आपको, बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देख लीजिए 11 ओम प्रतिरोध वाले तार को आधा कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। तो 11 ओम वाले तार का प्रतिरोध क्या कर दिया जाता है बच्चे?
तो आधा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? आधा। तो जब भी प्रतिरोध को हम आधा करेंगे तो क्या होगा, आपको जो नया प्रतिरोध होगा, न्यू प्रतिरोध R1 बराबर R पुराना प्रतिरोध गुना, ठीक है, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। जितना भाग में आप बांटते हैं उसका 1/2, जितना भाग में आपने काटा है या जितना भाग में आपने बांटा है तो उसका क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, उसका n स्क्वायर हो जाएगा, उसका क्या होगा, n स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे काटा जिसका है जितना भाग को, तो 11 ओम है और काटा कितना है, मान लीजिए कि आपने, ठीक है, ये तार है, तार को काट दिया n भाग में, तो बच्चे ये n मान लेते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो नया प्रतिरोध बराबर R इंटू एन स्क्वायर होता है बच्चे, R इंटू एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जितना भाग में काटेंगे। तो 1/2 का होल स्क्वायर करिए, 1/2 का होल स्क्वायर, तो बच्चे ये देखिए क्या होगा, 11 गुना 1/4, काटिए इसको, 4 दूनी 8, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 8 हो गया, और क्या बचा, 3 और 0, तो 2.75 ओम, 2.75 ओम, तो आंसर हो जाएगा 2.75 ओम हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, तो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध को प्रतिरोध कहा जाता है, एकदम याद रखना है आपको। प्रतिरोध या रेसिस्टेंस क्या होता है, तो ठीक है, आपको विद्युत धारा यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके मार्ग में जो आपको अवरोध उत्पन्न होगा उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध याद रखिएगा बच्चे, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर, यानी R बराबर V/I, और इसको वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या कहते हैं, तो ओम कहते हैं। वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या कहेंगे, तो बच्चे हम ओम कहते हैं, याद रखना है, क्या कहेंगे, ओम कहते हैं। बार बार इस तरह का प्रश्न आपको आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देखिए क्या है, एकॉस्टिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। बच्चे ध्वनि के गुणधर्म के अध्ययन के लिए, साउंड के प्रॉपर्टी के अध्ययन के लिए हम लोग एकॉस्टिक्स का यूज करते हैं। यानी एकॉस्टिक्स एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रकार का ब्रांच ऑफ जो साउंड है, जिसमें हम लोग ध्वनि के गुणधर्म का अध्ययन करते हैं। ध्वनि के गुणधर्म का अध्ययन करते हैं किसमें, एकॉस्टिक्स में। तो एकॉस्टिक्स आपको ध्वनि के गुणधर्म के अध्ययन करने का एक ब्रांच है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहां जरा देख लीजिए कि ध्वनि, ध्वनि मतलब साउंड, और साउंड जब भी चर्चा करेंगे तो यह लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कौन सा वेव है बच्चे, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ध्यान दीजिएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ध्वनि कौन सा तरंग, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि कौन सा तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। और जब ध्वनि, ठीक है, माध्यम से गुजरता है तो संपीड़न और विरलन के रूप में गुजरता है। ध्वनि संपीड़न और विरलन के रूप में गुजरता है। और ध्वनि की चाल, याद रखिए बच्चे, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होगी, तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें, चाल सर्वाधिक ठोस में, किसमें, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है, उसके बाद, ठीक है, गैस में होगा। सबसे अधिक किसमें होगा, तो ठोस में, उसके बाद किसमें होगा, तो द्रव में, उसके बाद किसमें होगा, तो गैस में होगा बच्चे। तो ये याद रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या हमारा है। यहां देखिए, बड़े या छोटे सभी पिंड क्या होंगे, एक ही बल से गिरते हैं, एक ही संवेग से गिरते हैं, एक ही त्वरण से गिरते हैं। मान लीजिए कि किसी वस्तु को आप, ठीक है, ये 50 केजी का वस्तु है और ये, ठीक है, 10 केजी का वस्तु है और ये, ठीक है, 1 केजी का वस्तु है बच्चे, ठीक है, सबको आप समान ऊंचाई से गिरा रहे हैं या किसी भी ऊंचाई से गिरा रहे हैं। तो बच्चे पृथ्वी पर जब वो पहुंचेगा तो क्या होगा, तो सब में गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, समान लगेगा। यानी सभी जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ही नीचे की ओर गिरेगा। यानी क्या हुआ कि एक ही त्वरण से गिरते हैं। किस त्वरण से गिरते हैं, एक ही त्वरण से गिरते हैं। बड़े या छोटे सभी पिंड क्या होगा, एक ही त्वरण से गिरता है। यहां देखिए संवेग क्या होता है, तो संवेग होता है, संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग P बराबर द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, संवेग कहेंगे। बल क्या होता है, तो बल होता है F बराबर m इंटू ए।
द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। आवेग क्या होता है? तो आवेग याद रखिएगा, किसी कोई वस्तु है उस पर बल लग रहा है सूक्ष्म समय के लिए, तो बल और सूक्ष्म समय का गुणनफल क्या कहलाएगा बच्चे? तो यह आवेग कहलाएगा। यानी आवेग आई बराबर, ठीक है, फोर्स इंटू स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। तो ध्यान में रखना है इन सब चीजों को। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जी बराबर क्या होता है? तो जीएम बाय आर स्क्वायर होता है। और याद रखिएगा बच्चे कि जीएम बटा आर स्क्वायर ये गुरुत्वाकर्षण किस पर निर्भर करता है? तो केंद्रीय वस्तु के द्रव्यमान पर और केंद्रीय वस्तु तथा उस वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। एकदम याद रखना है इन सब चीजों को, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रेडियो तरंगों की आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो देखिए, कोई भी तरंग हो, तरंग चाहे कोई भी हो, सबके आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? तो हर्ज में मापा जाता है। याद रखिएगा, किसमें मापेंगे? हर्ज में। बच्चे रेडियो तरंग बड़ा अच्छा है। तो रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? तो मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था। ध्यान में रखिएगा, मार्कोनी ने। और ठीक है, रेडियो तरंग जो है यह संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संचार कुछ भी हो सकता है, चाहे टीवी होगा, चाहे रेडियो होगा, चाहे आपको, ठीक है, आपको मोबाइल होगा, कोई भी कम्युनिकेशन के साधन हो सकते हैं। और ये आपको पता है, इस संचार में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूटिलाइजेशन करते हैं बच्चे, ध्यान में रखिएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज करेंगे। अब देखिए आवृत्ति क्या होता है? तो एक बटा आवर्तकाल को हम क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। ध्यान में रखिएगा, एक बटा आवर्तकाल को हम क्या कहते हैं? तो आवृत्ति कहते हैं बच्चे। ध्यान में रखना है कि एक बटा आवर्तकाल को क्या कहा जा रहा है? तो आवृत्ति कहा जा रहा है। और ये क्या होगा? एक बटा सेकेंड हो गया, ठीक है, सेकेंड यानी पर सेकेंड को ही हम हर्ज कहते हैं। ध्यान में रखना बच्चे, पर सेकेंड को हम क्या कहेंगे? हर्ज कहेंगे। जबकि एंगस्ट्रम के द्वारा, याद रखिएगा, एंगस्ट्रम के द्वारा हम लोग तरंग दैर्घ्य मापते हैं। क्या मापेंगे? तरंग दैर्घ्य मापा जाता है, तरंग दैर्घ्य। और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है बच्चे, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। फर्मी के द्वारा भी हम लोग नाभिकीय त्रिज्या को मापते हैं। किसको मापेंगे? नाभिकीय त्रिज्या मापी जाती है, नाभिकीय त्रिज्या मापी जाती है। ध्यान में रखिएगा बच्चे, नाभिकीय त्रिज्या मापते हैं। और याद रखिएगा क्या कि एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? बच्चे आपको पता है ग्रंथि यहां पर कोई स्पष्ट नहीं किया है कि आंतरिक ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि या मिश्रित ग्रंथि, ऐसा कुछ किया नहीं है। तो आप एकदम आंख मूंद करके मार दीजिए यकृत या लीवर को। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, एकदम याद रखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगा? ग्लैंड बोलते हैं। ग्रंथि को क्या बोलते हैं? तो ग्लैंड बोलेंगे। ग्लैंड कौन? तो लीवर बच्चे। बहुत सारा काम लीवर के जिम्मे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, आपको पता होनी चाहिए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, हाँ, सबसे बड़ी अंतःस्रावी मतलब इंडोक्राइन, ठीक है, इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होगा? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? थायराइड। याद रखिएगा बच्चे, थायराइड, ठीक है, ये देखिए ये हो गया। और अगर यहीं पर मिश्रित ग्रंथि बात करते हैं तो मिश्रित ग्रंथि केवल एक होता है, वो होता है मिश्रित ग्रंथि केवल एक। कौन? तो पैनक्रियास, अग्नाशय। तो अग्न्याशय, एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, अग्न्याशय होगा तो पैनक्रियास होगा। ये मिश्रित ग्रंथि है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन हो गया? तो अग्नाशय हो गया। तो बच्चे ब्रिक का जो आंतरिक संरचना होता है उसमें नेफ्रॉन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो क्या करेगा? रक्त को छानने का कार्य करता है। जबकि यही देख लीजिए जठर क्या होता है? जठर रस होता है बच्चे। और इस जठर रस में क्या होगा? तो आपको HCl होगा। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक
एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो क्या करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बच्चे वह क्या करेगा, तो वह भोजन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन के पाचन में सहायक होता है, ध्यान में रखना है। और अग्राशय आपको पता है पेनक्रियाज है और यही मिश्रित ग्रंथि है, यहीं से आपको टेल ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज, ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज ये स्रावित होता है और ये पेट में बच्चे पेट में स्रावित होगा HCl। चलिए तो ये बातें हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन इनमें से किस रूप में परिभाषित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन बच्चे आपको पता है ऑक्सीडेशन को हम उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन उपचयन कहते हैं। और इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात क्या होगी, तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाएगी। फिर देखिए, ठीक है, आपको ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई, ठीक है, और आपका ठीक है इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। फिर क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या में कमी आएगी। फिर क्या होगा, वैलेंसी बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, आपको वैलेंसी बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की संख्या में कमी आएगी, कि वृद्धि होगी, वृद्धि होगी बच्चे। तो ये जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, ये सभी ऑक्सीकरण का होता है। तो बच्चे यहाँ क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, एकदम याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, ठीक है। फिर देखिए, फिर क्या होगा, संयोजकता, संयोजकता क्या होगा, बढ़ता है बच्चे, संयोजकता बढ़ता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, बढ़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संख्या बढ़ती है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहां देखिए, इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम उपचयन या ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो एकदम याद रखनी चाहिए इन सब चीजों को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधे को हम लोग जेरोफाइट कहेंगे बच्चे। क्या कहेंगे? जेरोफाइट कहते हैं। याद रखिएगा, शुष्क या रेतीली भूमि पर अगर कोई भी उगता है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो जेरोफाइट कहेंगे, ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोफाइट, तो क्या होगा, हाइड्रोफाइट जो होता है वो क्या, जलीय पादप, जलीय पादप, हाइड्रोफाइट जलीय पादप, जलीय पादप, एकदम ध्यान में रखिएगा, जलीय पादप होगा, ठीक है। अब देखिए, जेरोफाइट तो मैंने बता दिया, शुष्क या रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाले पादपों को हम जेरोफाइट कहते हैं। फिर देखिए बच्चे, यहाँ पर हाइड्रोफाइट है, तो हाइड्रोफाइट तो जल में उगने वाला पौधा तो हो गया हाइड्रोफाइट। और दलदली मृदा, दलदली मृदा में, दलदली क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पादप को हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। क्षेत्र में उगने वाला पादप, एकदम ध्यान में रखिएगा, उगने वाला पादप ये क्या कहलाएगा, वाला पादप कहलाएगा आपको हाइड्रोफाइट कहलाएगा। फिर देखिए मेसोफाइट, बच्चे मेसोफाइट क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि शीतोष्ण क्षेत्रों में उगने वाले पादप को हम मेसोफाइट कहते हैं। ये शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है, शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है बच्चे, शीतोष्ण क्षेत्र में उगने वाले पादप को हम क्या कहते हैं, तो मेसोफाइट कहते हैं। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का प्रमुख कारण क्या होता है? तो बच्चे आपको पता होगा कि ये पृथ्वी आपकी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, तो वायु का मोटा सा आवरण है, उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। जस्ट इसके ऊपर वाले मंडल को हम समताप मंडल कहते हैं। और इसी समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन की मोटी सी परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। और इस पराबैंगनी, इस ओजोन परत को सबसे अधिक क्षय करता है कौन? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका आपको
पूरा नाम क्या है, तो CCl2 जिसका केमिकल फॉर्मूला CCl2F2, या इसको बोलते हैं फ्रियोन, या इसको डाइफ्लोरोमीथेन कहा जाता है, फ्रियोन कहा जाता है बच्चे, फ्रियोन बोलिए, या इसको बोलते हैं डाइफ्लोरोमीथेन कहा जाता है। और याद रखना बच्चे कि इसके बारे में सबसे पहले कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, यह सबसे पहले बताया था 3 वैज्ञानिक ने। कौन कौन नाम था, फार्मेन, गार्डनर और सेंकलेन। फार्मेन, गार्डनर और सेंकलेन नामक गार्डिनर और सेंकलेन नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था कि देखिए ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। ये 3 वैज्ञानिक ने मिलकर के बताया था। यहां देखिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। बच्चे नाइट्रस ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, N2O, और ये लाफिंग गैस कहलाता है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी लाफिंग गैस कहलाएगा, और इसका उपयोग हम लोग करते हैं किसमें, तो एनेस्थेसिया में। फिर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला SO2 होता है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही उपयोगी गैस है, खाद्य पदार्थों को स्पंजी बनाता है, और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, और पृथ्वी को गर्म करने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सब बच्चे याद रखनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। जिस न्यूनतम संभव तापमान से नीचे किसी वस्तु को ले जाना संभव नहीं है, ठीक है, शीतलन नहीं किया जा सकता, वह है बच्चे, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, 273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे किसी भी तापमान को ले जा पाना संभव नहीं है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि न्यूनतम संभव तापमान कितना, तो न्यूनतम संभव तापमान है, ध्यान में रखना है कि न्यूनतम संभव तापमान है कितना, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये न्यूनतम संभव तापमान होता है। ध्यान में रखना है बच्चे, कितना न्यूनतम संभव तापमान है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये देखिए न्यूनतम संभव ताप, न्यूनतम संभव ताप याद रखिएगा, संभव तापमान कितना, तो ये है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे तापमान को ले जा पाना संभव नहीं है बच्ची, ये न्यूनतम संभव तापमान है। और इस न्यूनतम संभव तापमान को ही हम परम ताप कहते हैं। कौन सा ताप कहेंगे, परम ताप कहा जाता है, परम ताप कहा जाता है। और इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है, याद रखिएगा, 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग परम ताप। क्या कहा जाता है, परम ताप कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा बच्चे, एक चीज और, 0.01 डिग्री सेल्सियस पर जल की तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, जल की तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, एकदम ध्यान में रखिएगा, अवस्थाएं पाई जाती है, याद रखना है, जल की तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। कहां पर, तो 0.01 डिग्री सेल्सियस पर या 273.16 डिग्री केल्विन पर, याद रखिए बच्चे, 273.16, ठीक है, केल्विन पर आपको क्या पाया जाएगा, तो जल की तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। तो ये बच्चे ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोषपूर्ण जींस के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है, तो बच्चे मधुमेह, मधुमेह क्या होगा, तो रक्त शर्करा की कमी से होता है। याद रखिएगा, रक्त शर्करा की वृद्धि और इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। रक्त शर्करा की वृद्धि, ठीक है, वृद्धि याद रखिएगा, रक्त शर्करा की वृद्धि हो गई और इंसुलिन हार्मोन जो सेक्रेट हो रहा है उसका कम सेक्रेशन होना, इंसुलिन हार्मोन का कम सेक्रेट होना, हार्मोन का कम सेक्रेट होना, याद रखना है बच्चे, सेक्रेट होना, ठीक है, ये मुख्य कारण है। कोई बात नहीं है। अल्सर, अल्सर क्या होता है, तो पेट में अत्याधिक, ठीक है, HCl का सेक्रेशन, HCl का सेक्रेशन होना, ठीक है, ये हो गया अल्सर। कैंसर, कैंसर आपको ओन्कोजिन के कारण होता है, ओन्कोजिन के कारण होता है, ओन्कोजिन के कारण होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। और हेमोफीलिया, ये क्या होगा, तो ये जो है अनुवांशिक रोग, आनुवांशिक
रोग है, हेरिडेटरी डिजीज है। और इसमें क्या होता है, तो आनुवंशिक रोग है। इसमें एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है, याद रखिए बच्चे, एक्स क्रोमोसोम, जिसके कारण क्या होगा, आपको रक्त का थक्का नहीं जमता, फैक्टर 8 में प्रॉब्लम हो जाता है, फैक्टर 8 में प्रॉब्लम हो जाएगा और आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है। ध्यान में रखिएगा, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो आपको कौन सा आनुवंशिक रोग है, थक्का नहीं जमता, कौन डीएनए से, ठीक है, नहीं जमता है, कौन डीएनए से आपको प्रभावित होगा, तो बच्चे केवल और दोषपूर्ण जीन से प्रभावित कौन होगा, तो डी नंबर होगा। देख लीजिए कितना मस्त क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है इन सब चीजों को। आगे बढ़ते हैं, यहां देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्राकृतिक रबड़ एक पौधा उत्पाद है जिसका रासायनिक नाम क्या है, तो बच्चे प्राकृतिक रबड़ जो है वो लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है और प्राकृतिक रबड़ के पौधा, रबड़ का पौधा कौन होता है, तो प्राकृतिक रबड़ का पौधा होता है कौन, तो हीबिया ब्रेसिलेंसिस, हीबिया ब्रेसिलेंसिस होता है। ध्यान में रखिएगा, ब्रेसिलेंसिस होता है और ठीक है, हेबिया ब्रेसिलेंसिस होता है। और याद रखिएगा कि ये क्या होता है, आपको सिस पॉलीआइसोप्रीन का बना होता है, सिस पॉलीआइसोप्रीन का यह बना होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, किसका बना होगा, तो सिस पॉलीआइसोप्रीन का यह बना होता है। याद रखना बच्चे, किसका बना होगा, तो सिस पॉलीआइसोप्रीन का यह बहुलक होता है, सिस पॉलीआइसोप्रीन का बहुलक होता है। और रबड़ को क्या करने के लिए, रबड़ को ठीक है, रबड़ को हम लोग क्या करते हैं, कठोर बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए क्या करेंगे, बनाने के लिए, ठीक है, इसमें सल्फर से इसको अटैच करते हैं, सल्फर से, ठीक है, सल्फर से मिश्रित करते हैं, इसको बोलते हैं वल्कनीकरण करते हैं, ठीक है, सल्फर से मिश्रित करते हैं तो उसको बोलते हैं वल्केनाइज्ड रबड़। कौन सा रबड़, वल्केनाइज्ड रबड़ कहा जाता है, एकदम याद रखिएगा। और ये किया था किसने, तो गुडेयर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें सल्फर मिक्स किया था और इसे हम लोग क्या कहते हैं, वल्केनाइज्ड रबड़ कहा जाता है। तो एकदम याद रखनी है ये सब चीजों को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, संचरण हेतु ध्वनि तरंग के माध्यम की आवश्यकता होती है, एकदम सही है, ठीक है, संचरण के लिए ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम एकदम आवश्यक है। ध्वनि तरंग जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकता, ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है, ये गलत हो गया बच्चे। ध्वनि, वायु में ध्वनि कितना होता है, तो वायु में ध्वनि आपको पता है, वायु में ध्वनि जो होगा वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर 346 मीटर पर सेकेंड होता है, एकदम याद रखिएगा। और आपको पता होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने पर, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि कितना बढ़ जाता है, ताप बढ़ने पर ध्वनि बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ने पर ध्वनि बढ़ जाएगा 0.61 मीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ जाता है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग की प्रकृति की होती है, एकदम सही है। प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी सही है। तो बच्चे कौन सा गलत हो गया, तो गलत हो गया आपको केवल और केवल बी नंबर। प्रकाश आपको विद्युत चुंबकीय तरंग है ये बताया था सबसे पहले किसने, तो ये बताया एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका मैक्सवेल, उन्होंने सबसे पहले बताया कि देखिए प्रकाश आपको विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। एक समान वेग से गतिमान पिंड त्वरित भी हो तो उस गति को क्या कहेंगे, बच्चे अगर एक समान वेग से गतिमान पिंड त्वरित भी हो तो उस गति को हम लोग क्या कहेंगे। ध्यान में रखिएगा कि यदि कोई भी वस्तु, ठीक है, वृत्तीय पथ पर अगर गति करेगा, ध्यान देना है आपको कि अगर कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करेगा, वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो उसका क्या होगा, एक समान वेग होते हुए भी वह त्वरित गति होगा। क्यों बच्चे, वृत्तीय पथ पर, क्योंकि यहाँ पर अनंत बार दिशा में परिवर्तन होता है, v1 v2, ठीक है, v3, ठीक है, v4 और v5। यहाँ देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में लोचा है, ठीक है, और यहां पर होना चाहिए था वेग नहीं, एक समान वेग नहीं, एक समान चाल होनी चाहिए। एक समान चाल से गतिमान पिंड त्वरित भी हो तो उस गति को हम लोग क्या कहेंगे, तो बच्चे वृत्तीय गति कहेंगे। क्योंकि आपको वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में, ध्यान दीजिएगा, एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में क्या होगा, चाल नियत, चाल क्या होता है, हो जाता है तो नियत हो जाता है, लेकिन ठीक है त्वरण तो होगा ही होगा,
त्वरण क्या होगा आपको, एक तो त्वरण वृत्त के, ठीक है, वृत्त के त्रिज्या की ओर होगा और दूसरा त्वरण स्पर्श रेखा की ओर होगा। और स्पर्श रेखा की ओर त्वरण को हम स्पर्श रेखीय त्वरण और वृत्त के त्रिज्या की ओर रेखीय त्वरण या अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जाता है। और अभिकेंद्रीय त्वरण का मान v²/r होता है बच्चे। तो ये बच्चे ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। लकड़ी कुचालक होता है क्योंकि बच्चे लकड़ी उसमें बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें बहुत मुक्त प्रोटॉन होते हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। तो बच्चे जो भी कुचालक होगा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होगा ही नहीं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एकदम ध्यान में रखना है। जो भी कुचालक होता है, ठीक है, उसमें कोई भी, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और लकड़ी कुचालक होता है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा कुचालक में। तो ये भी गड़बड़ है। अगर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होता, कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होता तो वो क्या कहलाता, अर्धचालक कहलाता। क्या कहलाता, अर्धचालक कहलाता। याद रखिए बच्चे, अर्धचालक कहलाता, ठीक है। तो उसमें मुक्त प्रोटॉन, बच्चे मुक्त प्रोटॉन होता है तो यहाँ, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाता है या कंडक्टर हो जाता है। तो इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, लकड़ी जब भी बात करेंगे तो लकड़ी किसका बना होता है, लकड़ी बना होता है सेकेंडरी जाइलम का। याद रखिएगा बच्चे, सेकेंडरी जाइलम से यह निर्मित होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। लकड़ी, ठीक है, आपको क्या होगा, सेलुलोज के बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं, एकदम याद रखना आपको, बने होते हैं। और इसमें क्या होगा आपको, सेकेंडरी जाइलम यह कहलाता है। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि बीमा MLT-2 किसके अनुरूप होता है। तो बीमा अगर MLT-2 है बच्चे तो यह बल है, MLT-2 तो ये बल होता है। किसका बीमा हो गया, बल का बीमा हो गया, क्योंकि बल F बराबर क्या होता है, M × A। तो M का बीमा M और त्वरण है तो त्वरण LT-2, तो ये हो जाएगा क्या, MLT-2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसको, बल का बीमा हो गया। त्वरण, अभी मैंने बताया त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, तो LT-2। और देखिए वेग क्या होगा, तो LT-1 हो गया। और किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, तो F.S हो जाता है। तो बल डॉट विस्थापन, तो बल का MLT-2 गुना L हो गया। तो बच्चे ये हो जाएगा क्या, ML² T-2 ये क्या हो गया, कार्य का बीमा हो गया। तो याद रखनी चाहिए इन सब चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। विकिरण के प्रमात्रा का सिद्धांत, ठीक है, के संस्थापक कौन थे। तो विकिरण के प्रमाता, बच्चे आपको पता है कि विकिरण ऊर्जा के बारे में सबसे पहले थ्योरी किसने दिया था, तो क्वांटम थ्योरी। एक्चुअली ये क्वांटम थ्योरी है। हिंदी में कभी कभी क्या होता है कि आपको समझने में प्रॉब्लम होगा तो इसका इंग्लिश जरूर देख लीजिएगा। ये देखिए क्वांटम थ्योरी होता है। तो क्वांटम थ्योरी के संस्थापक कौन है, तो प्लांक है बच्चे। प्लांक ने बताया कि देखिए क्या होता है, कोई भी वस्तु लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं कर सकता, ये छोटे छोटे पैकेट में करेगा। इस पैकेट ऑफ एनर्जी को उन्होंने क्या कहा दिया, फोटोन कहा बच्चे। और उनके अनुसार E बराबर क्या हुआ, h न्यू होता है। ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, इसी को फोटोन कहते हैं। और बोर ने आपको क्या दिया था, अस्थैतिक ऊर्जा का सिद्धांत दिया था। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के अस्थैतिक ऊर्जा के सिद्धांत के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि देखिए यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसका कुल ऊर्जा और त्रिज्या दोनों क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं अस्थैतिक कक्षा। देखिए एसन बोस ने बोसोन के बारे में बताया था। आइंस्टीन आपको पता है, दो सिद्धांत इनके बहुत प्रमुख है, पहला सापेक्षता का सिद्धांत और दूसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था, तो परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया था। बच्चे रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने क्या किया कि एक गोल फॉयल लिया, ये स्वर्ण पत्ती लिया और उस स्वर्ण पत्ती पर क्या किया कि आपको, ठीक है, सोर्स ऑफ अल्फा रेज को आघात करवाया। तो देखा क्या, कुछ अल्फा रेज कुछ कोण से मुड़ जाता है, ठीक है, कुछ अल्फा रेज कुछ कोण से मुड़ जाता है। मैक्सिमम अल्फा रेज क्या होता है कि वापस अपने पथ पर
ठीक है, 10,000 में से एक अल्फा किरण अपने पथ पर वापस लौट जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि देखिए परमाणु पूर्णतः रिक्त होता है, एक दूसरा, ठीक है, आपको परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं यानी न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस का आकार बच्चे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए निम्न से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है? तो यहां देखिए इलेक्ट्रॉन बहुत कम द्रव्यमान होता है। कितना होता है बच्चे? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.676 इंटू 10⁻27 kg होता है। फिर देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम या 27 kg हो जाएगा, 27 kg। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन न्यूक्लियस, तो अब देखिए बच्चे सबसे इसमें हाइड्रोजन न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे भारी नाभिक कौन होगा? तो न्यूट्रॉन होगा। कौन होगा? न्यूट्रॉन होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, कौन होगा? तो न्यूट्रॉन होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देखिए मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जनरली मोतियाबिंद को हम सर्जरी के द्वारा अलग करते हैं, लेकिन मोतियाबिंद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दवा जो है लेटोनोप्रोस्ट है। लेटोनोप्रोस्ट है, याद रखिए बच्चे क्या है? तो लेटोनोप्रोस्ट है। ध्यान दीजिएगा, लेटोनोप्रोस्ट का उपयोग हम लोग, ठीक है, इसकी दवा में करते हैं। एकदम ध्यान में रखना है। ऐसे जनरली मोतियाबिंद के इलाज के लिए याद रखिएगा, मोतियाबिंद का इलाज हम लोग क्या करते हैं? तो जनरली मोतियाबिंद का जो इलाज होता है वो सर्जरी के माध्यम से किया जाता है, लेकिन बहुत केस में इसमें क्या होता है, दवाई भी का भी उपयोग करते हैं, इसमें लेटोनोप्रोस्ट का उपयोग किया जाता है। ध्यान में रखिएगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सा पेक्टिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? और ये प्रोटीन कौन है बच्चे? तो याद रखिएगा कि पेप्सिन जो है वो क्या करेगा? पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो इसमें क्या होगा? तो क्या हो जाएगा बच्चे? तो पेप्सिन हो जाएगा। याद रखिएगा कि प्रोटीन जो है वो किसका बहुलक होता है? तो एमिनो एसिड का बहुलक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन बच्चे, ठीक है, किस ग्रंथि से? तो अधिवृक ग्रंथि से। क्या अवटु ग्रंथि से? तो अवटु ग्रंथि को थायराइड ग्लैंड बोलते हैं बच्चे। अवटु ग्रंथि को थायराइड, ठीक है, परावटु, ये परावटु हो गया, ठीक है, परावटु, इसको बोलते हैं हम लोग थायराइड ग्लैंड। और यही से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसमें आयोडीन भी होता है बच्चे। आयोडीन एक मुख्य भूमिका निभाता है, और ये क्या करता है? तो आपके शरीर के वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से आप ड्वार्फिज्म हो जाएगा, यानी बौनापन आ जाएगा, और अधिकता से गिगेंटिंग हो जाता है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, और सबसे छोटी ग्रंथि होती है वृषण। वृषण क्या करता है? तो यह शरीर से बाहर होता है, और यह क्या करेगा आपको? तो यह टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? स्पर्म का निर्माण करने के लिए सहायक होता है। चलिए बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।